नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। यूसीसी पर उद्धव गुट ने केंद्र सरकार का समर्थन किया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के हलचल तेज हो चुकी है। विपक्षी दल भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के समर्थन में उतर चुके हैं। आम आदमी पार्टी के बाद उद्धव गुट ने भी यूसीसी का समर्थन किया है। संसदीय पैनल ने 3 जुलाई को बैठक के लिए विधि आयोग को बुलाया है। मॉनसून सेशन में ही बिल लाने की तैयारी में सरकार जुटी हुई है। तो देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर है यूसीसी को लेकर के, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के। जल्द ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तैयारी है, लेकिन उसमें अच्छी बात यह है कि एक एक करके जो विपक्षी गुट भी हैं वो भी यूसीसी पर समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। समान नागरिक संहिता यानी एक देश और एक कानून, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में कर चुके हैं, चाहे वो किसी भी धर्म या किसी से भी जुड़ा हो। एक निष्पक्ष कानून है। शादी, तलाक, जमीन जायदाद के बंटवारे में एक समान कानून होगा। समान नागरिक संहिता यानी एक देश और एक कानून, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो। एक निष्पक्ष कानून जब होगा तो समानता आएगी और इसी के साथ साथ सभी को बराबरी का अधिकार भी मिलेगा। आपको बताएं कि यूसीसी क्यों जरूरी है, ये भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। यूसीसी में सभी के लिए एक ही कानून होगा और इसी के साथ साथ जो अधिकार क्षेत्र होंगे वो लोगों के बढ़ जाएंगे। यूसीसी के लागू होने से अदालतों में लंबित पड़े फैसले जल्द होंगे। दुनिया की किसी भी देश में अलग अलग कानून नहीं है, लेकिन भारत में अलग अलग पंथों के मैरिज एक्ट हैं, जिसके चलते कई तरह का सामाजिक ताना बाना बिगड़ा हुआ है। इसलिए देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है, ताकि सभी धर्म, जाति, वर्ग, संप्रदाय में सभी में एक सिस्टम आ जाए। आखिरकार विरोध क्यों हो रहा है? तर्क यह है कि सभी धर्मों पर हिंदू एक्ट को थोपने का आरोप है। कई मुस्लिम धर्मगुरु इसे लागू करने के पक्ष में नहीं है। हर धर्म की अपनी अपनी मान्यताएं और आस्थाएं होती है, ऐसे में उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और इसलिए इस बिना पर विरोध हो रहा है। तर्क यह भी है कि सभी धर्मों पर हिंदू धर्म को थोपने जैसा ये कानून होगा और ज्यादातर आपको बताएं कि इसके बारे में भ्रम ही फैलाया जा रहा है। दुनिया के किन देशों में यूसीसी है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, ये तमाम जो देश हैं, इंडोनेशिया, सूडान और इजिप्ट, ये तमाम जो देश है ये मुस्लिम बहुल्य देश हैं और यहाँ पर भी आप देखिए कि यूसीसी लागू है। मलेशिया और तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान और इजिप्ट और इसी के साथ साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश। इसलिए बीजेपी बार बार जोर देकर के कह रही है कि जब ये मुस्लिम कंट्रीज में लागू हो सकता है तो फिर आखिरकार एक भारत में क्यों नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में शामिल होने के लिए आज मेट्रो से सफर किया है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मेट्रो में यात्रा कर रहे कई लोगों से बातचीत की और इस यात्रा में उनके साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र छात्राएं मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने छात्रों से बातचीत भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में हिस्सा लिया, लेकिन आज एक खास तस्वीर भी देखने को मिली। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शताब्दी समारोह के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय जा रहे थे तो उन्होंने मेट्रो में वो गए और कहीं ना कहीं मेट्रो का बाकायदा उन्होंने टिकट लिया और मेट्रो में आम नागरिक की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चढ़े। इस दौरान तमाम लोग जो मेट्रो में मौजूद थे उन्होंने अचानक से प्रधानमंत्री को देखा तो वो आश्चर्यचकित हो गए। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी लोगों से बातचीत की जो लोग उस मेट्रो की बोगी में मौजूद थे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री से भी तमाम लोगों ने बातचीत की जो लोग दिल्ली विश्वविद्यालय तक यात्रा कर रहे थे या उस रूट पर यात्रा कर रहे थे। आपको बता दें कि आज दिल्ली विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह का समापन था और कहीं ना कहीं कई योजनाओं की अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री ने एक तरीके से सौगात भी दिल्ली विश्वविद्यालय को दी है। निश्चित रूप से दिल्ली विश्वविद्यालय का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है, खासतौर पर देश में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए। तो आज एक बेहद ही खास तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने को मिली और प्रधानमंत्री की बात करें तो अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरीके की कवायद करते हुए नजर आते हैं जिससे सीधा संवाद जनता से।
दिल्ली से अगली बड़ी खबर आपको बता दें, 2024 के लिए बड़ी तैयारी में है बीजेपी। अगले हफ्ते बीजेपी की 3 बड़ी बैठकें होंगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे बैठक। देश के अलग अलग हिस्सों में अगले महीने होगी बैठक। संगठन मंत्री के साथ हर क्षेत्र के प्रमुख नेताओं के साथ बैठक होगी। 6, 7 और 8 जुलाई को ये बैठक होने वाली है। पूर्वी क्षेत्र के नेताओं के साथ 6 जुलाई को ये बैठक होगी और 7 जुलाई को उत्तरी क्षेत्र की नेताओं के साथ बैठक होगी। 8 जुलाई को दक्षिणी क्षेत्र के नेताओं के साथ बैठक होगी। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 6, 7 और 8 जुलाई को बड़ी बैठक होनी है। मिशन 2024 की तैयारी में बीजेपी जुट चुकी है। अब बड़ी बैठकों का समय आ गया है। लगातार बड़ी बैठकें होंगी। 7 जुलाई को उत्तरी क्षेत्र की नेताओं के साथ बड़ी बैठक होने वाली है। राजस्थान में चुनावी बिगुल बज चुका है। कांग्रेस शासित राज्य में विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी चुनावी तैयारियों में पूरी ताकत झोंक चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान के दौरे पर रहे और उन्होंने उदयपुर के गांधी ग्राउंड पर एक बड़ी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि गहलोत जीएसआईयू में खामखा इधर उधर घूम रहे हैं और इस सभा से पता चलता है कि उनकी सरकार का जाने का समय आ गया है। 2023 में राजस्थान बीजेपी विजय के साथ रिकॉर्ड तोड़कर प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। मोदी जी के नेतृत्व में ये 9 साल में देश के करोड़ों किसानों को पहली बार 6,000 रुपया प्रति साल मिला है और अपने राजस्थान में 80 लाख किसानों को अब तक 16,000 करोड़ रुपया सीधा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करा काम हम। दिल्ली से अगली बड़ी खबर, अतीक अशरफ हत्याकांड से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। अतीक की बहन की याचिका पर होगी सुनवाई। आयशा नूरी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर 3 जुलाई को सुनवाई होनी है। हाईकोर्ट की जांच रिटायर्ड जज से कराने की मांग की गई है। रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में आयोग गठन की मांग की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आयशा नूरी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हत्याकांड की जांच रिटायर्ड जज से कराने की मांग की जा रही है। इसी के साथ साथ आपको बताते चले, रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में आयोग गठन की मांग की गई है। दिल्ली से अगली बड़ी खबर, मेट्रो में शराब ले जाने की मिली है अनुमति। यात्रियों को 2 बोतल साथ ले जाने की अनुमति मिल चुकी है। सीआईएसएफ और मेट्रो अधिकारियों की कमेटी ने बड़ा फैसला लिया है। सिर्फ सील बंद शराब की बोतल साथ ले जा सकेंगे यात्री। मेट्रो में शराब पीने पर होगी उचित कार्रवाई। डीएमआरसी की ओर से क्लियर कर दिया गया है। शराब के नशे में अप्रिय बर्ताव करने पर भी कार्रवाई होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये दिल्ली वासियों के लिए बड़ी खबर है। और अब आप मेट्रो में शराब की बोतल ले जा सकेंगे, लेकिन सील बंद बोतल ही ले जा सकेंगे। मेट्रो में शराब पीने पर उचित कार्रवाई होगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुरुवार की शाम अचानक दिल्ली के लिए रवाना हो गए। दिल्ली में उनकी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हो रही है। दिल्ली रवाना होने से पहले उनके एयरपोर्ट पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से गुप्त रूप से मुलाकात की भी चर्चा है। कयास लगाए जा रहे कि दिल्ली जाने की एक वजह मंत्रिमंडल के विस्तार पर बातचीत हो सकती है। दरअसल राज्य में मंत्रिमंडल का विस्तार कई महीने से टल रहा है और इस बीच केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार की भी चर्चा है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने आज अचानक जदयू के कई विधायकों की मीटिंग अपने आवास पर बुलाई और इस मीटिंग में जदयू के कई विधायक शामिल हुए। मीटिंग को लेकर के विधायकों का कहना है कि ये मीटिंग सामान्य रूप से उनके इलाके की चर्चा करने के लिए बुलाई गई थी। हालांकि जब विधायकों से पूछा गया कि इस मुलाकात की कोई खास वजह है, तो उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं थी, ये बस सामान्य मुलाकात है। ऐसा कोई बात नहीं, केवल क्षेत्र से संबंधित, विकास से संबंधित बातों पर चर्चा हुई है और हम लोगों को एक सलाह दिया गया है कि क्षेत्र में आप लोग जो है सो जनसंपर्क में रहिए, लोगों से मिलिए और अपना काम कीजिए। कोई कठिनाई हो तो हमसे भी संपर्क। ये भी कहा चुनाव कभी भी हो सकता है, तैयार रहने के लिए।
ऐसा ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई तो या नहीं फिर नहीं विपक्षी पर नहीं UCC हुआ की कि बात हो। हम लोग एकजुट रहें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यही कहा कि हम लोग एकजुट रहें और पार्टी जो काम कर रही है उसको आगे बढ़ते रहना चाहिए। कहीं कोई परेशानी है तो फिर हमको बताइए बस। क्या और सभी विधायकों को बुलाया गया था या कुछ खास विधायकों को ही बुलाया गया नहीं, था? ये तो हम नहीं बता सकते हैं। क्या आप पूरा अंदर नाम थे, कितने लोग सर थे क्या अंदर? पूरा नाम लिखते हैं? हम कृष्ण मुरारी सन उर्फ प्रेम कुमार मेरा नाम है। प्रेम कुमार के नाम से सब अच्छा, जानते हैं। यूसीसी पर सीएम ने कुछ बोला क्या? यूसीसी पर क्या स्टैंड है सीएम का? कौन चीज पर? यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सीएम का क्या स्टैंड ना है? उसका कोई बात नहीं कहा ना, सिर्फ मतलब अपने क्षेत्र के बारे में, क्या आपके क्षेत्र में कहीं अगर कोई परेशानी है, किस तरह का दिक्कत है तो उसको बतलाइए। खबर बिहार की सुपौल से है, जहां सुपौल से सांसद दिलेश्वर कामेत को क्षेत्र भ्रमण के दौरान छातापुर वो पहुंचे और इस दौरान उन्होंने मुख्यालय पंचायत की मुखिया बीबी साजुदा खातून पति मकसूद मसन के घर पहुंचे और लोगों से मिलकर बकरीद पर्व की बधाई दी। इस दौरान सांसद ने मीडिया को संबोधित करते हुए सरकार पर वो जमकर बरसे। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद रुक कर अगली खबर का। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने सीएम नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। विजय कुमार सिन्हा ने नीतीश कुमार से सवाल करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि भाजपा झूठी पार्टी है। उन्होंने कहा कि बिहार में जब डबल इंजन की सरकार में मेडिकल कॉलेज से लेकर इंजीनियरिंग कॉलेज, 2 लेन 4 लेन 6 लेन सड़कें और बड़े बड़े ब्रिज बन रहे थे, प्रदेश का तेजी से विकास हो रहा था, जो कि अब ठहर गया है। उन्होंने कहा कि समय आने पर प्रदेश की जनता इसका मुंहतोड़ जवाब देगी। स्वतंत्रता सेनानी मुंगेरी लाल की पुण्यतिथि के अवसर पर श्री कृष्ण स्मारक भवन परिसर में राजकीय समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और सीएम नीतीश कुमार ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी और इस मौके पर मंत्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री अशोक चौधरी समेत कई सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के कलाकारों द्वारा भजन कीर्तन गाया गया। अमरनाथ धाम में बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए इंतजार खत्म हो चुका है। आज अमरनाथ जाने वाले तीर्थयात्रियों का पहला जत्था रवाना हो गया है। आज सुबह जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू बेस कैंप से पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया। इस मौके पर उपराज्यपाल ने अमरनाथ जाने वाले सभी तीर्थयात्रियों की शांति, समृद्धि और खुशहाली की प्रार्थना भी की और उन्हें शुभकामनाएं भी दी। जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी यात्रा बाबा अमरनाथ यात्रा के श्रद्धालुओं का आज पहला जत्था जम्मू से रवाना होगा। श्रद्धालु उप राज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा हरी झंडी दिखाने के बाद श्री अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था आज रवाना किया गया। कड़ी सुरक्षा के बीच ये जत्था रवाना किया गया है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि तमाम तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सभी लोगों को कड़ी सुरक्षा के बीच श्रीनगर के लिए रवाना किया जा रहा है। लोगों में काफी उत्साह है। मैडम, कहाँ से हैं आप? कितनी खुशी है कि पहले जत्थे के साथ आप जा रहे हैं? बहुत खुशी है, इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। कितने लोगों की लोग आए हैं? 7 लोग आए हैं हमारे साथ में। हाँ जी। पहली बार आए हैं आप? नहीं, हमारा 2011 से ही आ रहे हैं। जय भोले की हम हर बार आ रहे हैं, 2011 से रेगुलर आ रहे हैं और बहुत बहुत जय बहुत भोले, उत्साह है, जय बहुत भोले। कल फाइनली अपने भगवान के दर्शन होंगे। शिवलिंग के शाम धाम में हम साक्षात दर्शन करेंगे। पहला जत्था और पहली गाड़ी में जा रहे हैं, कितनी खुशी है? अरे बहुत ज्यादा, बहुत बहुत खुशी को बयान इतने करना lucky हैं हम लोग। शब्दों में असंभव है। हम इस खुशी जय को महादेव की वैसी फेवरेट। दिन एक बड़ा मुबारक का दिन है कि अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था महामहिम लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी के फ्लैग ऑफ के बाद यहां से जम्मू से निकला है। हर बरस की तरह जम्मू कश्मीर में हर्षोल्लास का माहौल है और पूरा जम्मू कश्मीर यात्रियों के स्वागत के लिए खड़ा है और हमें ये पूरी उम्मीद है
कि ये यात्रा जो है बहुत सफल होगी और ये यात्री जो हैं नए इंतजामात जो किए गए हैं उनकी बदौलत इस यात्रा को बड़ी भली भांति पूर्ण कर। सीएम नीतीश कुमार और पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी की मुलाकात के बाद बिहार की राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। दरअसल बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात करने बुधवार को सीएम नीतीश कुमार पहुंचे हुए थे। इस दौरान उन्होंने राज्यपाल हाउस बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी भी पहुंच गए। इस मुलाकात के बाद बिहार की राजनीति को लेकर के कई तरह के कयास भी लगाने शुरू हो गए हैं। इसे 2024 लोकसभा चुनाव से जोड़ करके देखा जा रहा है और वही इससे सवाल भी उठने लगे कि क्या नीतीश कुमार फिर से नई खिचड़ी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। वही इस मुलाकात को लेकर के सुशील कुमार मोदी ने कहा कि राज्यपाल हाउस संयोग है कि मुख्यमंत्री आने के बाद में पहुंचा, एक औपचारिक मुलाकात थी। आम आदमी पार्टी ने युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट पास किए हुए छात्रों के साथ गलत चयन प्रक्रिया के विरोध के अंदर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की भ्रष्टाचारी व्यवस्था के खिलाफ इसको प्रदर्शन किया है। हरियाणा के अंदर कोई नया उद्योग नहीं लग रहा, नई नौकरियां पैदा नहीं हो रही, परंतु लगभग 1,80,000 नौकरियां हरियाणा के अंदर जो स्वीकृत पद हैं वो भी खाली पड़े हुए हैं। हमारा ये प्रदर्शन था कि उन पदों को तुरंत भरा जाए, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट पास सभी लोगों को उसके अंदर मौका दिया जाए। अभी रिसेंटली जो ग्रुप डी की भर्ती निकली थी, ग्रुप सी की भर्ती निकली थी, उसके अंदर पूरे का पूरा युवा हाईकोर्ट के अंदर भी गया, क्योंकि जो हरियाणा सरकार एक वैकेंसी के पीछे 4 लोगों को बुलाना चाहती है उसके विरुद्ध, जबकि यूपीएससी 10 को बुलाती है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।